हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल, माई सेल्फ आरसी सर। आज का अपना टॉपिक है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का लेक्चर नंबर 4, जिसमें अपन फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग पे बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड आईआईटी लेवल के क्वेश्चंस देखने वाले हैं। और यदि आप आईआईटी की तैयारी कर रहे हैं या करने वाले हैं या फिर पीएनसी को आप छोड़ चुके हैं, तो एक बार ध्यान से इन वीडियोस को सीक्वेंस से देखिए, तो हो सकता है आपको समझ में आए और बहुत अच्छा भी लगे टॉपिक। क्लियर है? तो देखिए, इसमें जीरो टू आईआईटी हीरो बिल्कुल बेसिक से शुरू करके अपन आईआईटी लेवल तक जाते हैं, और इसके साथ आपको डीपीपी मिलता है। और डीपीपी और जो इस लेक्चर के क्वेश्चन है उन पे हर पे आपको कैटेगरी और लेवल मिलेगा कि किस कैटेगरी का क्वेश्चन है, किस लेवल का क्वेश्चन है, सब कुछ वो मिलेगा। और तो उसमें कोई भी डाउट हो तो लाइव क्लास में आ सकते हो। कितने बजे होती है? 6:15, बिल्कुल फ्री होती है, और इसका डिटेल आपको अंत में मिल जाएगा। क्लियर है? और आईआईटी में पता ही अपने को क्या होता है, बहुत प्रॉब्लम्स होती है ना, तो उन सब का एक ही तरीका है, वे ऑफ थिंकिंग। तो चलो शुरू करते हैं। तो बोलिए, पहला, इफ ए कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स, एक कॉइन को कितनी बार टॉस किया गया? 3 बार। ठीक है, उछाला गया। देन पॉसिबल नंबर ऑफ आउटकम सीक्वेंसेज आर, कि कितने पॉसिबल आउटकम सीक्वेंसेज। आउटकम का क्या मतलब है? अगर आप एक कॉइन को एक बार टॉस करोगे तो आउटकम क्या आएगा? 2 ही आउटकम आएगा, इधर टेल और हेड, टेल और हेड, यही आता है। तो आउटकम सीक्वेंसेज का क्या मतलब है? इसका मीनिंग ये है कि अगर आप 3 बार कॉइन को टॉस करोगे तो क्या क्या पॉसिबल चीजें आपको मिल सकती है। जैसे पहली बार मुझे मिल गया हेड, दूसरी बार मुझे टेल भी मिल सकता है, तीसरी बार मुझे कुछ भी मिल सकता है हेड। तो ये एक पॉसिबल आउटकम सीक्वेंस हुआ गया कि पहले पे हेड, दूसरे पे टेल, फिर हेड। तो ये एक है। ऐसे ही टी 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 भी मिल सकता है, तो ये भी मिल सकता है। तो इस टाइप से कि कितने पॉसिबल आउटकम सीक्वेंसेस होंगे, तो उसको थोड़ा सा अपन अच्छे से सोचते हैं कि सर हमें करना क्या है। 3 सिक्के तो उछालने, 3 सिक्के उछालने, तो चलो ठीक है, अपना काम 3 सिक्के। अब 3 सिक्के में क्या है कि देखो, पहले सिक्के पे क्या क्या आ सकता है। पहले सिक्के को उछाला तो क्या क्या आ सकता है? हेड और टेल। तो पहले सिक्के को जब उछालेंगे तो अपने को जो सीक्वेंस या आउटकम मिलने वाले हैं वहां पे क्या ऑप्शन मिल सकते हैं? 2। मतलब अगर अपन बात करें तो देखो, 3 जगह चीजें लिखनी है क्या अपने को? एक तो ये पहले वाले सिक्का का, या दूसरे का, ये तीसरे का। तो पहले वाले सिक्के को आप जब टॉस करोगे तो क्या मिल सकता है आपको? 2 ऑप्शन, क्या? या तो टी और एच, या तो टी और एच। तो इसको पहले वाले डब्बे को फिल करने के 2 वेज, या तो टी और एच। सेकंड को आप उछालोगे, आप सेकंड मतलब एक बार फिर से उछालोगे भाई, एक कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम। अब फिर से उसी कॉइन को उछालोगे तो अब क्या हो सकता है? फिर से आप टी आज कुछ भी आ सकता है क्या? ये क्या उस पर डिपेंड करेगा कि पहले क्या आया था? नहीं, पहली बार उछाला वहां पे क्या आया था, अब दूसरी बार में इसका क्या लेना देना। तो मतलब दूसरी बार में भी कोई भी चीजें आ सकती है, तो 2 तरह, तीसरी बार में भी 2 तरह। अब अपने को आउटकम सीक्वेंस लिखना है। मतलब आउटकम सीक्वेंस लिखने का मतलब ऐसे लिखना है क्या? तो ऐसे ये अपन कब लिख पाएंगे? जब अपन डिसाइड कर पाए पहले पे क्या है, एंड दूसरे पे क्या है, एंड तीसरे पे क्या है। मतलब तीनों पे लिख देंगे तो अपना काम हो जाएगा क्या? तीनों पे अगर अपन तीनों जगह लिख दिया कि यहाँ क्या, यहाँ क्या, यहाँ क्या, तो अपना काम हो जाएगा। तो एंड आ रहा है मतलब यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो कितना आया? 2 इंटू 2 इंटू 2, दैट इज 8। तो 8 वेज होंगे, 8 वेज। अब एक तरीका तो ये था, तो ये तो पीएनसी से कर लिया, तो बहुत सिंपल सा आंसर आ रहा है। क्लियर है? अब अपने पास ये भी हो सकता है कि इसको चलो अपन दूसरे वे से काउंट करते हैं कि आपको लिख के ही बताना पड़े कि ऐसे लिख के बताओ वो 8 कौन से वेज हैं। तो अब लिखने में गए तो आप एक तो ये सोचा कि चलो मैं सर पहले तीनों टी आ गए, मतलब पर्टिकुलर तरीके से लिख रहे हैं, पहले तीनों में टी आ गया, तो एक आउटकम ये हुआ। फिर 2 टी, तो 2 टी तो यहाँ टी आ गए, फिर 1 टी यहाँ, 1 टी, मतलब 2 टी, फिर भी 2 टी वाले, और 2 टी कहाँ कहाँ आ सकते हैं फिर कि सर यहाँ एच और यहाँ टी। 2 टी वाले यही केसेस होंगे, इनमें 2 टी है, इसमें 3 टी है, और फिर क्या देखो 2 टी तो ये हो सकते हैं ना भाई, 2 जगह टी लिखना है, तो या तो पहले 2 पे या पहले तीसरे पे। ऐसे मान लो 1 एच आएगा तो यहाँ एच, यहाँ एच, यहाँ। अब क्या आएगा? 1 टी, 1 टी। अब 1 टी आएगा तो टी एच एच, या 1 टी आएगा तो यहाँ पे टी लिख दिया, या फिर इस पे टी आ गया, तो यही 1 टी वाले होंगे। फिर टी आया ही नहीं, 0 टी, 0 टी का मतलब तीनों जगह एच 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 है। तो ये कितने केस बने? देखो 8 ही केस बन रहेगा, तो 8। तो इनको ऐसे भी लिख सकते थे। एक सोचने का एक वे, सोचने का एक वे ये भी था। और
अब जैसे मैं अगर 5 दे देता तो ये फेल हो जाता अपना, मतलब फेल इन द सेंस टाइम लग जाता, इन द सेंस यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लग जाता। और कई बार क्या होता है ना, ये जो सिक्के विक्के उछाले जाते हैं उन्हीं में प्रोबेबिलिटी के अच्छे क्वेश्चंस बना दिए जाते हैं, तो उनके लिए अपन अगर यही काम करना होता तो शायद थोड़ा दूसरे तरीके से भी कर सकते थे। कैसे? तो देखो मैं क्या करा, पहले सिक्के को उछाला, पहले सिक्के को उछाला तो क्या क्या ऑप्शन, या तो हेड या तो टेल। पहली बार सिक्के को उछाला तो हेड या टेल। अब दूसरी बार देखो, पहले सिक्के पे हेड आए या टेल आए, मैं दूसरी बार वापस से उछालने वाला हूं उसको, तो यहां पे भी दो ऑप्शन पॉसिबल है कि या तो हेड या तो टेल, यहां पे भी दो ऑप्शन है हेड या टेल। तो दूसरी बार भी उछाला, चाहे पहले पे टेल आया हो या हेड आया हो, मैं सिक्के को तो वापस उछालूंगा। अब पहले या दूसरे पे कुछ भी आया हो, मैं सिक्के को तो फिर से उछालूंगा। तो यहाँ पे क्या लिख दिया, हेड टेल, यहाँ पे हेड टेल, यहाँ पे हेड टेल, यहाँ पे हेड टेल। तो ये केस आ गए, टोटल केस। इसको अपन बोलते हैं ट्री डायग्राम। इसको रीड कैसे करते हैं, तो देखो पहला तो ये एच एच एच, तो एच एच एच, एक केस तो ये आ गया एच एच एच, फिर एच एच इधर चले गए, मतलब ये, तो क्या एच एच टी, फिर क्या चले गए यहां से, ये तो दोनों हो गए। अब यहां से एच टी एच, एच टी एच, फिर एच टी टी, एच टी टी, फिर इसके तो पूरे हो गए। अब इसके टी एच एच, टी एच एच, फिर टी एच टी, टी एच टी, फिर टी टी एच, टी टी एच, फिर टी टी टी। तो ये 8 वेज आ रहे हैं। तो ये ट्री डायग्राम है जिसका प्रोबेबिलिटी में अपन यूज करने वाला है। काफी खतरनाक दिखने वाले क्वेश्चन, इससे काफी सिंपल हो सकते हैं, मतलब कि कुछ लिखना ही नहीं पड़ेगा, इसको बना दो खत्म हो गया। तो ये तीनों ही थॉट प्रोसेस अपने दिमाग में आ सकते थे। बाकी ये क्वेश्चन छोटा इसलिए दिया गया है कि आप सोच पाए, भी सोच डेवलप करो। फिर मैं अगर आपने देखो ये तरीका अगर 3 के लिए लिखो या 10 के लिए लिखो, सेम ही बात है क्या, तो बस अपन सब चीजें देख पाए, इसलिए थोड़े छोटे एग्जांपल्स लिए गए। तो ये बात क्लियर है। अब देखो इसने तो क्या करा था, एक ही सिक्के को 3 बार उछाला था क्या, एक ही सिक्के को। अब मैं बोलता 3 सिक्के एक साथ उछाल दो, एक ही बात थी क्या भाई, आप एक सिक्के को 3 बार उछाल लो या 3 सिक्कों को एक साथ उछाल लो, बात तो सेम ही है, तो वो भी एक ही बात होती है। क्लियर है? तो क्लियर हो गया होगा बिल्कुल, तीनों तरीके से ध्यान से देखें। ये काफी अच्छा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। लेवल और कैटेगरी अपन देख सकते हैं, ये मेंस, इसका मेंस कैटेगरी का इजी क्वेश्चन। अरे ये जानते हैं क्या, ये एम ई क्या लिखते हैं सर, ऐसे लिखते रहते हैं सर कुछ, है ना। तो इनके पीछे बहुत खतरनाक चीज है, वो आप देखेंगे तब समझ आएगा। देर आर 10 क्वेश्चन इन ए पेपर, एक क्वेश्चन में कितने, देर आर 10 क्वेश्चन इन ए पेपर, एक पेपर में कितने क्वेश्चन है, 10, कोई बात नहीं। इन हाउ मेनी वेज ए स्टूडेंट कैन आंसर दीज क्वेश्चंस इफ, इन क्वेश्चंस का एक स्टूडेंट को आंसर करना है, वो कितने तरीके से आंसर कर सकता है ये पूछ रहे हैं। और आंसर करने का मीनिंग यहाँ पे ये होगा कि अगर आपको कोई क्वेश्चन दिया जाएगा तो आपको उसका आंसर लिखना पड़ेगा, मतलब आंसर लगाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है छोड़ देते हैं सर, वो वाला केस नहीं है। तो आंसर करने का मीनिंग क्या है कि आपको आंसर देना है, ठीक है। अब वो क्वेश्चंस कैसे हैं, 10 क्वेश्चंस आपके पास दिए गए, क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3 और क्वेश्चन 10। और क्वेश्चन कैसे हैं, ट्रू फॉल्स, इफ ट्रू फॉल्स क्वेश्चन। ट्रू फॉल्स जानते हैं ना, या तो ट्रू या तो फॉल्स। तो इसमें हर क्वेश्चन में 2 चॉइस है, या तो ट्रू या तो फॉल्स, या तो ट्रू या तो फॉल्स, या तो ट्रू या तो फॉल्स। आपको काम क्या करना है, आपको इसमें से एक आंसर, कितने तरीके से एक स्टूडेंट आंसर कर सकता है। तो आपको काम क्या है, आपका काम क्या है, 10 क्वेश्चंस का आंसर लिखना, ठीक है, ठीक है सर। अब हमेशा छोटे से चलो, आप ये सोचो कि एक क्वेश्चन का आंसर आप कितने तरीके से लिख सकते हो, एक क्वेश्चन का आंसर आप कितने तरीके से लिख सकते हो। तो एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन में क्या क्या ऑप्शन है, तो एक क्वेश्चन है तो इसमें या तो टी या तो एफ। भाई ये क्वेश्चन है, इसमें 2 ऑप्शन है, या तो आप ट्रू या तो फॉल्स। मतलब ये क्वेश्चन दूं मैं आपको, कोई स्टेटमेंट मैं आपको दूं और मैं पूछूं ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स, तो आप क्या बोलोगे, या तो बोलोगे ट्रू या तो बोलोगे फॉल्स। ये बात है ना, या तो ट्रू या तो फॉल्स। तो क्या बोलोगे, इधर ट्रू और फॉल्स। मतलब इसके एक क्वेश्चन को आंसर करने के कितने वेज हो गए, 2 वेज। 2 ही वेज से आप आंसर कर सकते हो क्या, या तो भाई देखो एक क्वेश्चन अगर आपको आंसर करना है तो कितने तरीके हैं, 2 तरीके। कौन से, या तो ट्रू या तो फॉल्स। क्लियर है ये बात, तो 2 तरीके। तो अब आपको तो 10 क्वेश्चंस का आंसर करना है, तो क्या करोगे आप, पहले क्वेश्चन के पास जाओगे, इसमें कितने वेज, 2 वेज। पहले क्वेश्चन का आंसर देने जाओगे, या तो उसमें ट्रू लिखोगे या तो फॉल्स लिखोगे।
दूसरे क्वेश्चन में क्या लिखोगे आप, 2 वेज, तीसरे में 2 वेज, लास्ट में 2 वेज। और आपको सभी के सभी क्वेश्चंस का आंसर लिखना है क्या, इसका मतलब आपका काम कंप्लीट कब हो जाएगा, जब पहले का भी आंसर लिख दोगे आप, एंड दूसरे का भी आंसर लिख दोगे, एंड तीसरे का भी आंसर लिख दो, एंड 10th का भी आंसर। तो कितना आपका आंसर क्या आएगा, सबको मल्टीप्लाई करके, तो सब कितने हैं 2 की पावर 10। तो आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा आपका 2 की पावर 10, जो कि कितना होता है 1024। तो ये इतने तरीकों से आप आंसर लिख सकते हैं। अब आपने सोचा कि ये अपना आंसर लिखते तो अपने आंसर दिखते कैसे, सर ये आपने बोला 1024, इतने तरीकों से एक स्टूडेंट आंसर दे सकते हैं, तो आंसर सर दिखेंगे कैसे, तो वो ऐसे दिखेंगे ना यार, किसी स्टूडेंट ने टीटीटी भर के आ गया, सब में टीटीटी भर के आ गया, तो सब में टीटीटी की भर के आ गया, कोई स्टूडेंट ऐसे एक में टी भरा बाकी सब में है, अरे भाई वो तो वही है ना। अब इससे ये कोई लेना देना नहीं है कि अपने, तो ऐसा भर के आ सकते हो आप क्वेश्चन, ऐसा भी भर के आ सकते हो, कुछ भी करके आ सकते हो ना, टीएफ टीएफ टीएफ। तो इस टाइप से कितने प्रकार से अपन आंसर्स लिखते हैं, वो तरीके कितने 1024, मतलब ये 10 क्वेश्चन है, टीएफ 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 टीएफ, तो ये कितने तरीके हुए 1024। तो मतलब क्या हुआ, अगर आपको मैं बोलूँ इनके आंसर्स लिखने, तो अलग अलग कितने अलग अलग टाइप से इनके आंसर्स लिख सकते हो आप 1024 तरीके। अब मैं इनमें पूछूं कि इनमें से कितने तरीके ऐसे हैं जो सही हैं, कितने तरीके ऐसे हैं जो सही हैं, मतलब 1024 है, इनमें से कितने ऐसे तरीके हैं, कितने ऐसे वेज हैं जिनमें सबके सब आंसर सही है, अपने सबके सब आंसर सही है। अगर इस क्वेश्चन का आपको आंसर सही आंसर देना है, देखो मान लो इसका आंसर टी है, इसका आंसर एफ है, इसका आंसर टी है, इसका आंसर भी टी है, तो अगर आपको इनका सही आंसर देना है तो इस पहले वाले क्वेश्चन को सही आंसर करने का एक ही तरीका है, क्यों भाई, इसका सही आंसर है टी, तो आप टी भर के आओगे, जो आंसर है वही तो भर के आओगे, तभी तो आपका ये क्वेश्चन सही होगा। दूसरे क्वेश्चन हो गए, इसका आंसर ये है तो यही भर के आओगे, इसका आंसर ये है तो यही भर के आओगे, इसका आंसर ये है तो यही भर के। मतलब अगर मैं आपको ये बोल दूं कि सबके सब क्वेश्चन सही करके आना है, तो आपके पास कितना तरीका, एक ही तरीका, कैसे, इन सबको मल्टीप्लाई कर लो, या ऐसे देख लो ना यार, अगर एक पेपर में 10 क्वेश्चन है, आपको पूरे क्वेश्चन सही करके आने हैं, तो कितना तरीका, एक ही तरीका, अरे एक ही तरीका, सब में सही भर के आओगे, हाँ सब क्वेश्चंस के सही आंसर लिख के आने तो एक ही तरीका है, और वो क्या है, जो आंसर की आपको मिलने वाली है वो आप भर के आओगे क्या, अरे आंसर की एक ही तो आती है, पेपर की जो आंसर की आती है वो एक क्यों आती है, क्योंकि वो सही होता है। तो एक ही ऐसा तरीका है जब सब सही क्वेश्चंस कर सकते हो, मतलब सही करने का मतलब कि आपका आंसर सही होगा, तो आंसर सही होगा तो उस क्वेश्चन में 2 ऑप्शन थे और आपको कौन सा वाला भरना है, सही वाला, तो उसको भरने का एक ही तरीका, एक एक एक। तो कितना ऐसे वेज है, ऑल करेक्ट, ऑल करेक्ट, ऑल करेक्ट हो मतलब कितना वेज, एक वे, और ऑल फॉल्स, अगर सबके सभी फॉल्स हो तो, और सबको ही गलत करके आ गए, तो सबको गलत करने का कितना वे, इस क्वेश्चन का आंसर ये था, तो आपको भर के क्या आना है, एफ, इसका टी, इसका एफ, इसका एफ, मतलब सबके सब क्वेश्चन को गलत करके आना है, तो भी कितना तरीका, एक ही तरीका है। कैसे एक ही तरीका हुआ कि भाई तुम इस वाले क्वेश्चन में आपके पास 2 ऑप्शन थे, एक तो उसका आंसर होगा, एक नहीं होगा, तो उसको भरने के फिर ये वाला तरीका चूज करोगे ना, इसमें ये वाला, तो मतलब अगर आपको सब क्वेश्चन को गलत करना है तो भी एक ही तरीका, समझ गएगा। तो ये बात क्लियर है। अब अगर अपन थोड़ा सा और देखें इसको, कि देखो आपको इन 10 क्वेश्चंस को कितने टाइप से आंसर कर सकते थे, ये कितना 1024, इनमें से कितना सही तरीके हैं, एक सही तरीके। तो मैं एक बोलूं कि अगर आप 1024 बार ओएमआर सीट भरोगे तो उनमें से एक ओएमआर सीट ऐसे आएगी जिसमें सभी क्वेश्चंस के आंसर सही मिलेंगे, पर उसमें शर्त ये, कंडीशन ये है कि कोई भी 2 ओएमआर सेम नहीं होनी चाहिए। तो 1024 ओएमआर भरोगे तब एक ऐसी ओएमआर मिलेगी जिसमें सभी क्वेश्चंस आपके सही होंगे, मतलब आपको 100% मार्क्स मिल रहे होंगे। क्लियर है क्या? तो ये तो था ट्रू फॉल्स क्वेश्चन। अब क्वेश्चन तो और भी टाइप के हो सकते हैं, कैसे, ये देखा क्या, एमसीक्यू, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, एमसीक्यू मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन विथ ओनली 1 करेक्ट आउट ऑफ 4 चॉइसेस, विथ ओनली 1 करेक्ट आउट ऑफ 4 चॉइसेस, मतलब जेईई मेंस वाले, जेईई मेंस वाले मतलब एक क्वेश्चन है उसमें कितने 4 ऑप्शन है, पर उनमें से सही कितना हो सकता है, उन चारों में से कितना, ओनली 1 करेक्ट आउट ऑफ 4 चॉइसेस, मतलब एक क्वेश्चन है जिसके कितने चॉइसेस आपको गिवन है, 4, और उनमें से सही कितना है, ओनली 1।
मतलब एक ही सही हो सकता है। तो जेईई मेंस में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, बाकी एग्जाम्स में भी ये क्वेश्चंस आते हैं जिनको आप एमसीक्यू बोलते हो। एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, चॉइस का मतलब मल्टीपल चॉइस, मतलब एक से ज्यादा चॉइस है, पर करेक्ट कितना होगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, इनमें से कोई एक। तो इसको बोलते हैं एमसीक्यू विथ ओनली वन करेक्ट, मतलब एक ही करेक्ट आंसर होगा इसमें से। अब मुझे ये बताओ, अपने को तो क्या इस क्वेश्चन का आंसर देना हो, अगर इस क्वेश्चन का आपको आंसर लिखना हो तो कितने तरीके हैं आपके पास, कितने तरीके। अगर मैं बोलूं इस क्वेश्चन है, इसके 4 ऑप्शन है, इनमें से एक ही करेक्ट है, तो कितने वेज है, 4। या तो आप बोलोगे ए भर देंगे सर, या तो आप बोलोगे बी भर देंगे सर, या तो आप बोलोगे सी, या तो बोलोगे डी। तो मतलब कितने वेज हो गए, आंसर लिखने के 4 वेज हो गए। क्या आंसर लिखने के कितने वेज हो गए, 4 वेज। आंसर लिखने के कितने हो गए, 4 वेज। तो अगर आपको एक क्वेश्चन का आंसर लिखना होता तो कितने तरीके आ गए, 4। अब आपको कितने क्वेश्चन का आंसर देना है, पहले हमेशा एक क्वेश्चन के बारे में सोचो। 10 क्वेश्चन का आंसर देना है आपको 10 क्वेश्चन का आंसर देना है, तो इसमें भी कितने ऑप्शन है, ए बी सी डी 4, इसमें भी ए बी सी डी 4 ऑप्शन, और इसमें भी 4 ऑप्शन। तो बताओ इस वाले क्वेश्चन को आंसर देने के 4 तरीके, वो तो देख लिया ना अपने, या तो ए बी सी डी 4 वेज, इसको भी 4 वेज, इसको भी 4 वेज, ऐसे ही इसका भी 4 वेज। तो टोटल नंबर कितना हुआ। अब आंसर तो अपने को सबको ही देना था, सब क्वेश्चंस का आंसर लिखना था, तो अपना काम कंप्लीट कब होगा, जब अपन सभी के आंसर दे देंगे। सभी के आंसर देने का मतलब पहले का भी आंसर करा, एंड सेकंड का, एंड थर्ड का, एंड 10 का। तो कितना आएगा आंसर, क्या आएगा बच्चे, 4 इंटू 4 इंटू 4, कितनी बार 4 की पावर 10, तो 4 की पावर 10 आ गया। मतलब इसको थोड़ा और अच्छा लिखें तो 2 की पावर 20। ये कितना बड़ा नंबर है, तो इसको देखो ध्यान से, इसको अपन लिख सकते हैं 2 की पावर 10 इंटू 2 की पावर 10। 2 की पावर 10 होता है 12 इंटू 102। इतने वेज है अपने पास, इसको मल्टीप्लाई कर लेना, 1024 इंटू 1024। तो अगर आपको आंसर्स लिख के आने हैं तो कितने तरीके, इतने तरीके। अब मैं ये आपको बोलूं कि अगर आपको सभी क्वेश्चंस को करेक्ट करना है, ऑल करेक्ट होने चाहिए, सभी के सभी क्वेश्चंस करेक्ट होने चाहिए, तो फिर कितने तरीके होंगे, तो जैसे मान लो इसका करेक्ट क्वेश्चन का आंसर ये था, इसका आंसर ये था, इसका आंसर ये था, इसका आंसर ये था। तो इस वाले क्वेश्चन को अगर आपको करेक्ट करना है तो इस क्वेश्चन को करेक्ट करने का कितना वे होगा, पहले क्वेश्चन में अगर आपको करेक्ट करना है उसको तो कितना वे होगा, एक ही वे। क्यों, क्योंकि आपको बी भर के आना पड़ेगा, मतलब एक ही वे है ना, जो इसका आंसर है वो का वही लिख के आना पड़ेगा आपको। इसको करेक्ट करने का एक ही वे, इसको करेक्ट करने का एक ही वे, और इसको भी करेक्ट करने का एक। तो अगर अपने को सभी क्वेश्चंस करेक्ट करने हैं तो 1 इंटू 1, तो कितना तरीका आएगा, 1। अगर सभी क्वेश्चंस आप करेक्ट करना चाहते हो तो कितने तरीके होंगे, एक ही तरीका होगा। क्यों होगा एक ही तरीका, अरे वही लिख के आओगे ना जो उसका आंसर। सोच के देखो, 10 क्वेश्चन दिए गए और आपको क्या करना था, सही आंसर लगा के आने थे, तो एक ही तरीका होगा। तो अरे सबके सही लगाने तो एक ही वे होगा, तो एक ही वे होगा। अगर मैं बोलूं ऑल फॉल्स, सभी के सभी फॉल्स, अब इस बार देखना तुम कितने तरीकों से एक क्वेश्चन को गलत कर सकते हो। तो देखो इसका आंसर मान लो ये है, तो इसको गलत करने के कितने तरीके हो गए, 1 2 3। इस क्वेश्चन को गलत करने के कितने तरीके हो गए, 3। इस क्वेश्चन को गलत करने के 3 तरीके, और इसको गलत करने, इसका आंसर ये था तो ये नहीं भरना, कितने ऑप्शन, 3। ऐसे ही इसके भी 3, ऐसे ही इसके भी 3। तो सभी क्वेश्चंस को गलत करना है तो कितने तरीके, 3 3 3 3, तो 3 की पावर 10। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग नंबर आ रहा है। देखो सभी क्वेश्चंस गलत करने के कितने तरीके, 3 की पावर 10। तो 3 की पावर 10 तो ऐसे तरीके हैं जिनमें आपके पूरे के पूरे ही क्वेश्चंस गलत होंगे, मतलब कितना मिलेगा, 0। 3 की पावर 10, इसको भी कैलकुलेट करके देखना, ये बहुत बड़ा नंबर है ये भी। देखो 4 की पावर 10 तो कुल तरीके थे, उनमें से 3 की पावर 10 ऐसे वेज हैं जिनमें सबके सभी क्वेश्चन गलत आंसर वाले होंगे। क्लियर है क्या, तो ठीक है। अब मैं क्या बोल रहा हूं कि अगर आपको टोटल वेज कितने थे, ये कुल तरीके इतने थे, अगर आप इतनी ओएमआर सीट भरोगे और सब ओएमआर सीट को अलग अलग भरोगे तो एक ओएमआर सीट ऐसी मिलेगी जिसमें सभी क्वेश्चंस करेक्ट होंगे। तो अब तुम सोचो तुक्का लगाने का तरीका, पहले वाले में तो क्या, अगर पहले में तो अपन 1000 चॉइस ओएमआर सीट भर रहे थे तो एक ओएमआर सीट सही मिल रही थी,
इस बार 1024 गुणा 2 नहीं हुआ, 1024 गुणा 3 भी नहीं हुआ, 1024 गुणा 10 भी नहीं हुआ, 1024 गुणा 1024। तो इतनी ओमार भरोगे तब आपको कहीं जाके एक ओमार सही मिलेगी, एक ओमार सही मिलेगी। क्लियर है क्या? तो इसलिए ये बात तो समझ में आती है आपको, ठीक है सर, ये समझ में आती है, सब समझ गए। अब मैं ये बोल दूं, अपन कितनी देर से ये कर रहे हैं, तो अगर मैं ये बोल दूं कि ओमार सीट भरने के कितने तरीके हो गए, OMR इसको फिल करना है तो इसके वेज बताओ, OMR फिल करने के वेज। तो OMR में फिल करते टाइम, OMR सीट फिल करनी है तो उस टाइम अपन क्या कर सकते हैं, तो भाई क्वेश्चन 1 के आगे ऑप्शन तो उसमें भी यही लिखे होते हैं, OMR सीट ऐसे ही दिखता है। अरे आंसर की मैं उत्तर लिखने, अब ऐसे ही लिखे होंगे, क्वेश्चन 2 में भी ऐसे ही लिखे होंगे, कुछ A B C और D ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस लिखे होंगे, ऐसे क्वेश्चन 10 के भी कुछ लिखे होंगे। हाँ, तो OMR कैसे भरते हो तुम? अब तुम पहले क्वेश्चन के पास गए, पहले क्वेश्चन के पास या तो उसमें A फिल करोगे, ऐसे A पे ऐसे करोगे, या तो फिर क्या करोगे, B को फिल करोगे, इधर C और D, और छोड़ भी दोगे क्या? अरे ऐसा भी हो सकता है इस क्वेश्चन का आंसर ही नहीं लगाओ। अब ऐसा तो नहीं बोला ना, OMR फिल करना है, OMR फिल करना है, तो या तो इसका A लगाओगे, या तो B, या तो C, या तो D। अगर नहीं आया तो छोड़ भी सकते हैं, यहाँ पे क्या आप छोड़ भी सकते हो। तो पहले वाले क्वेश्चन को करने के कितने वेज हो गए? 5। दूसरे वाले को भी 5, क्यों? क्योंकि 4 तो ये और एक छोड़ सकते हो, इसमें भी कितने? 5। तो टोटल वेज कितने हो गए? देखो OMR फिल करने के टोटल वेज 5 5 5 5, तो 5 की पावर 10। अब इनमें ऐसे वेज भी आ जाएंगे भाई, जब आपने कहा कि देखो इसको छोड़ भी सकते हो या भर भी सकते हो, छोड़ भी सकते हो, भर भी सकते हो, तो एक ऐसा वे भी आएगा जब स्टूडेंट पूरे के पूरे क्वेश्चन को छोड़ के आ जाएगा, तो वो भी OMR भरने का एक तरीका है भाई। अरे ऐसा एग्जाम में करते हो ना तुम, कि केवल क्या करते हो, नेम और रोल नंबर लिख के आ जाते हो, आते हो ना ऐसा? हाँ, अरे ना सर वो नहीं करते हम तो वो करते हैं सब में C भर के आते हैं। अच्छा, तुम खतरनाक आदमी में यार, तो मतलब समझ गएगा। तो OMR फिल करने का एक वो तरीका भी है जब आप क्वेश्चन को सभी के सभी क्वेश्चन को छोड़ के आ जाओ, सभी के सभी क्वेश्चन को छोड़ के आ जाओ। क्लियर है क्या? तो OMR फिल करना और क्वेश्चन के आंसर देना, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? इधर क्वेश्चन का आंसर देने का मतलब था कि आप क्वेश्चन छोड़ नहीं सकते, आपको एक आंसर तो लिखना पड़ेगा। और इधर क्या है, OMR फिल करने में क्या है कि आप क्वेश्चन छोड़ भी सकते हो, मतलब या तो आंसर लिखो या तो छोड़ दो, या तो आंसर लिखो या तो छोड़ दो। तो ये 5 की पावर 10। क्लियर है क्या? तो समझ जाएंगे मेरे हिसाब से। तो ये जेईई मेंस पैटर्न के क्वेश्चन है। अब MCQ है, विथ 1 और मोर देन 1 करेक्ट आउट ऑफ 4, 1 और मोर करेक्ट आउट ऑफ 4, मतलब इसको अपन मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चंस, मल्टीपल करेक्ट मतलब मल्टीपल करेक्ट। और आपको पता है IIT एडवांस जो है, मतलब जेईई एडवांस या IIT जेईई, वो इतना फेमस क्यों है? इन्हीं क्वेश्चंस की वजह से। अब इन क्वेश्चंस में ऐसा क्या है, मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चंस है, मतलब एक से ज्यादा भी करेक्ट हो सकते हैं। सर ऐसा कैसे? ये क्या बात कर रहे हो सर? तो IIT वाले क्वेश्चन कैसे आते हैं सर? तो ऐसे क्वेश्चन ऐसा ही आएगा, ये क्वेश्चन आएगा, इसके नीचे 4 चॉइसेस लिखी होंगी A B C D। पर अब आपको जान के हैरानी होगी कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या क्या हो सकता है। इस क्वेश्चन का आंसर A भी हो सकता है, इस क्वेश्चन का आंसर AC भी हो सकता है, मतलब इस क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता है इस क्वेश्चन का आंसर A हो, ऐसा भी हो सकता है इस क्वेश्चन का आंसर AC हो, ऐसा भी हो सकता है इस आंसर का क्वेश्चन का आंसर ACD हो, ऐसा भी हो सकता है इस क्वेश्चन के आंसर चारों ही हो। तो मतलब मल्टीपल करेक्ट का मतलब एक से ज्यादा भी सही आंसर्स हो सकते हैं। तो इसने लिखा है 1 और मोर देन 1, 1 और मोर करेक्ट, 1 या तो एक करेक्ट होगा या मोर मतलब उससे ज्यादा भी करेक्ट हो सकते हैं। तो इसका मतलब IIT एडवांस में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और ये सेक्शन आता है भाई एक पेपर में 6 केमिस्ट्री, 6 फिजिक्स, 6 मैथ्स के, और दूसरे में भी तो 36 क्वेश्चंस ऐसे आते हैं। तो वो देखते हैं अपन कैसे आते हैं। तो ये बात तो है पेपर की। अब बात करते हैं कि सर ऐसा होता है क्या? सर ऐसा होता है कि अच्छा इनमें से एक भी आंसर हो सकता है, अच्छा इनमें से 2 आंसर भी हो सकते हैं, हाँ सर इनमें 3 भी आंसर हो सकते हैं, अरे सर इनमें 4 भी हो सकते हैं, हाँ सर 4 ही भर के आ जाएंगे ना, तो वो ठीक है। तो ऐसा तो क्वेश्चन आता है। अब बताओ
इस एक क्वेश्चन, देखो अपने को 10 क्वेश्चन के आंसर देने, पर पहले अपन कितना सोचेंगे, एक क्वेश्चन। तो एक क्वेश्चन सोच रहे हैं, तो बताओ इस क्वेश्चन के कुल कितने तरीकों से तुम आंसर दे सकते हो, इस क्वेश्चन के कुल कितने तरीकों से आंसर दे सकते हो। तो सर देखो, या तो एक आंसर होगा, ये तो मैं समझाया ऐसे ऐसे आंसर्स पॉसिबल है। अब देखो कितने तरीके से अपन आंसर दे सकते हैं इस क्वेश्चन के, या तो ए भरेंगे, मतलब एक करेक्ट वाला हो तो ए भरेंगे, भाई हो सकता है ना एक ही आंसर करेक्ट हो इसमें से, या फिर बी, या फिर सी, या फिर डी। तो 4 तरीके तो ये। फिर अब दो दो भरने वाले, अब हो सकता है ना इसके 2 करेक्ट आंसर हो, तो 2 मतलब ए बी, ए के साथ बी। अब 2 भरने हो तो इसका एक तरीका होता है, ए के साथ बी, फिर ए के साथ सी, ए के साथ सी, फिर ए के साथ डी, ए के साथ क्या डी, फिर ए के साथ सब आगे गया, फिर क्या करते हैं इससे आगे वाले उठाते हैं, तो बी के साथ सी, पीछे वाला तो आ गया, देखो ए बी तो आ गया ना यार, अब मैं बी के साथ ए लूंगा तो वही ए बी बनेगा, तो इसलिए बी के साथ आगे वाला लो, बी के साथ सी, फिर बी के साथ डी, बी के साथ डी, फिर बी के साथ भी आ गया, फिर सी के साथ डी। तो ये 2-2 वाले तरीके हुए, ये 2-2 वाले, कि कितने तरीकों से आप इसके 2 आंसर फिल करने हो तो कर सकते हैं। 3 वाले हो तो अब बताओ, तुम खुद बनाओ, मेरे को इसके आंसर लिखने जिनमें 3 ऑप्शन करेक्ट हो, मतलब 3 को लिखना, तो कितने तरीके से लिख सकते हैं। तो इसको थोड़ा यार सीखना, सीख गए हो ना, अरे हाँ सर वो कर देंगे सर, 3 को लेना है मतलब 1 को छोड़ देंगे, 3 को लेना है 1 को छोड़ देंगे, पहले डी को छोड़ देते तो ए बी सी आ जाएगा, फिर सी को छोड़ देते तो ए बी डी आ जाएगा, फिर किसको छोड़ देते हैं बी को, तो ए सी डी आ जाएगा, फिर किसको छोड़ देते हैं ए को, तो बी सी डी आ जाएगा। तो 3 को लिखना है तो ऐसे, मतलब 3 आंसर्स, मतलब इनमें से 3 आंसर फिल करने, तो एक बार डी को छोड़ा, एक बार बी सी को, एक बार बी को, एक बार ए को, और चारों ही लिखने हो तो चारों। तो ये इतने तरीकों से आप इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो। देखो 4 6 4 10, 10 से 5 15, तो 15 वेज आईआईटी वाले एक क्वेश्चन का जो मल्टीपल करेक्ट है उसका कितने वेज से आंसर दे सकते हो आप, 15 तरीके एक क्वेश्चन को करने के तरीके हुए। अगर आपको आईआईटी एडवांस का एक क्वेश्चन के आंसर देने हैं तो उसके तरीके कितने होंगे, 15। अरे समझ रहे हैं कि ए भी आंसर लिख के आ सकते हो, बी भी आ सकते हो, सी भी आ सकते हो, डी भी लिख के आ सकते हो, ये कुछ भी लिख के आ सकते हो। क्लियर है ये बात, तो ये बात तो सही। तो 15 तरीकों से आप उसका आंसर लिख सकते हो एक क्वेश्चन का। इसी चीज को अपन दूसरे तरीके से भी समझ सकते हैं। देखो ये जो चीज समझा ना 15, ये तो अपन काउंट ही कर लिया बच्चों की तरह, ऐसे तो पीएनसी से भी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, मतलब ये पीएनसी है, काउंट कर रहे, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी थोड़ा अच्छे से करेंगे तो देखो क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ मिलेगा, ए बी सी और डी। तो अपन पहले इसके पास गए, देखो क्वेश्चन का आंसर ए हो भी सकता है और नहीं भी, जो मल्टीपल करेक्ट है तो उसका आंसर ए हो भी सकता है, मतलब उसके आंसर में जैसे ये लिखेंगे तो उसके आंसर में ए आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता, ए उसके आंसर में हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। तो इसके कितने तरीके, या तो अपन इसको लेंगे या तो नहीं लेंगे, मतलब ए को पास गए कितने तरीके, 2। बी के पास गए, बी को या तो लेंगे या तो नहीं लेंगे, बी को या तो लेंगे या तो नहीं लेंगे, तो कितने तरीके, 2 तरीके। बी के पास भी 2 तरीके, सी के पास भी 2 तरीके, डी के पास भी 2 तरीके। क्लियर है, तो 2 2 2 2 सबके पास 2 2 तरीके, तो टोटल कितने तरीके हो गए। आंसर देखो, जब अपन आंसर लिखने जा रहे हैं ए को उसमें शामिल कर सकते हैं या नहीं, बी को ले सकते हैं नहीं, सी को ले सकते हैं या नहीं, डी को ले सकते हैं या नहीं, सबके पास 2 2 ऑप्शन थे। और आंसर कब लिखा जाएगा अपना, जब अपन सबके पास चले जाएंगे। भाई पहले एक को डिसाइड करोगे, एक को लेना है कि नहीं लेना, फिर बी को डिसाइड, फिर सी को डिसाइड, फिर डी को डिसाइड, तभी तो बोलोगे कि आंसर लिख दिया हमने। तो इसलिए सबको पास आना पड़ेगा, तो मल्टीप्लाई तो 2 की पावर 4, 2 की 16 आ गया। अब आप डिसाइड कर रहे हो तो ऐसा भी तो आएगा ना, एक बार आपने एक को लिया बाकी को नहीं लिया, एक बार आपने ए बी को लिया बाकी को नहीं लिया, एक बार आपने ए लिया सी लिया बाकी को नहीं लिया, एक बार आपने ए बी सी डी चारों को लिया, एक बार ऐसा भी किसी को भी नहीं लिया। ऐसे ही तो आंसर लिखे जाएंगे यहां से। भाई आपके पास, हर के पास 2 ऑप्शन है, किसी को ले भी सकते हो, नहीं भी ले सकते, ले भी सकते हो नहीं। तो एक बार ऐसा भी आया होगा क्या, जब आपने किसी को भी नहीं लिया, और एक बार ऐसा भी आया होगा जब आपने सबको लिया होगा, तो ये सबका लिया होगा, ये किसी को भी नहीं लिया। तो ये एक केस है, इस टाइम आपने क्या किया, किसी को लिया ही नहीं, इसका मतलब आंसर तो आपने दिया ही नहीं। अरे आपने ना ए को चुना, ना बी को चुना, ना सी को चुना, ना डी को चुना, तो आपने आंसर तो दिया ही नहीं, ये तो खाली रह गया ना। तो इसलिए कितना आ गया, 16 - 1, 16 - 1 कितने वेज, 15 वेज। क्योंकि ये आंसर देने का तरीका नहीं है, आप तो छोड़ के आ गए ये तो क्वेश्चन, अरे आप तो छोड़ के आ गए क्वेश्चन। तो इसलिए इसको समझने का ये दूसरा तरीका था। कितना समझ सकते हैं आराम से, देखो देखे। तो अब अपन चलते हैं किस पे,
कि सर ये तो एक क्वेश्चन को आंसर करना है तो 15 वे, तो अब क्वेश्चन में 10, अपने पेपर में 10 क्वेश्चन थे, तो 1 2 3 और कितने 10, तो पहले क्वेश्चन को आंसर करने के तरीके 15, इसको 15, इसको 15, और अपना सब काम खत्म कब हो जाएगा, जब 10 के 10 क्वेश्चन के आंसर लिख देंगे तो आंसर कितना आएगा। कितने तरीकों से आंसर लिख सकते हो, 15 की पावर 10, ये समझ में आता है क्या, 15 की पावर 10। अब ऐसे कितने तरीके हैं जिसमें सब सही आंसर हो, अपने सबके सब आंसर सही हो, ऑल करेक्ट। ऑल करेक्ट वाले कितने वेज होंगे, ऑल करेक्ट, ऑल करेक्ट। अब ऑल करेक्ट वाले कितने वेज होंगे, एक ही तरीका होगा क्या, अरे जिस क्वेश्चन का जो आंसर है वही फिल करके आना है। अगर आपको सब सही करने हैं तो एक ही तरीका होगा ना यार, जो आंसर दिया गया वो का वो भर दो, तो एक ही तरीका। अरे जो आंसर की में आंसर आने वाला है वही तो भर के आना पड़ेगा, तभी तो आपके सब सही होंगे। तो ऑल करेक्ट करने का एक ही तरीका है, कैसे, अरे आंसर की वाले आंसर्स भर के आने आपको, सपने में लाके उनका। तो इसलिए अगर आपको सभी क्वेश्चन सही करने हैं तो उसका एक ही तरीका। अब गौर से देखना, अब गौर से देखना, ये कितना बड़ा नंबर है, मतलब आप इतनी ज्यादा आंसर शीट्स भरोगे तब एक ऐसी आंसर शीट मिलेगी जिसमें सभी आंसर। इसमें एक बार नंबर ऑफ डिजिट्स निकाल के चेक करना, नंबर ऑफ डिजिट्स आपके, या तो आप कैसे उत्तर किससे, केएलसी से, कैलकुलेटर से कर लेना, या फिर लॉग में एक कंसेप्ट बताया जाता है। अगर आपने लॉगरिथम टॉपिक पढ़ा है तो उसमें एक कंसेप्ट बताया जाता है जिससे इस संख्या में नंबर ऑफ डिजिट्स अपन काउंट कर सकते हैं, क्योंकि कितना डिजिट का नंबर है, कितने डिजिट का नंबर है, तब आपको पता चलेगा कि जब तुम इतनी आंसर शीट्स भरोगे ना तब एक बार ऐसा आएगा, वो हाँ सब अलग अलग होनी चाहिए, तब एक ऐसा भी आएगा जब आपके सभी आंसर्स करेक्ट होंगे। तो आप सोचो यहां पे एक क्वेश्चन को आंसर करने के 15 तरीके, पहले 4 थे, पहले 2 थे। तो सरों में क्वेश्चंस आया करते थे कौन से, ये जिनमें बच्चे तुक्के लगा कर दिया करते थे कि 2 में से तो एक सही होगा। तो इसको फिर कि यार ये तो बच्चे थोड़े से बदमाश हो गए, तुक्के लगाने सीख गए, पहले तो डरते थे पढ़ाई से, फिर वो तुक्के लगाना चालू करा। तो ये क्वेश्चंस थे पहले जब बाबा आदम के जमाने में, फिर सोचा लोगों ने ना तुक्के लगने लगे, फिर ये क्वेश्चंस ले आए। तो ये क्वेश्चंस लाए तो यहाँ पे एक क्वेश्चन को आंसर करने का 4 तरीका आ गया, तो थोड़े तुक्के कम लगने लगे, फिर भी करने लग गए लोग, फिर भी तुक्के लगाने लग गए। तो फिर ये आईआईटी ने नया इजाद कर दिया कि आपका आंसर एक या एक से ज्यादा भी सही हो सकता है। तो फिर एक क्वेश्चन को करने के 15वें आ गए। अब फिर भी नहीं माने लोग, अरे फिर तुक्के लगाने लग गए कि 15 क्वेश्चन करूंगा तो एक क्वेश्चन तो सही हो ही जाएगा। पर फिर आईआईटी वाले ने सोचा ना ये भी नहीं होना चाहिए, तो फिर उन्हें क्या करा, अगर आपके क्वेश्चन का आंसर गलत होता है तो आपके नंबर काट लिए जाएंगे। क्या मानते हो कि आपका आंसर गलत हो रहा है, इसका मतलब आप तुक्के लगा रहे हो, इसका मतलब आपको जो नंबर आए ना पहले वो तुक्के से आए हैं, उनको भी दे दो, तो वो भी काट लेते हैं। और इंटरेस्टिंग फैक्ट, कुछ लोग या कुछ स्टूडेंट्स, डरा तो नहीं रहा, बाकी ये रियलिटी है कि 6 घंटे 2 पेपर देते हैं और उनके जब नंबर देखे जाते हैं, जब माइनस के 20 नंबर, मतलब उनके कट चुके माइनस के, वो तो पता है, समझ रहे, 0 आता अगर वो 100 के आते तो। और ऐसे तो बहुत स्टूडेंट्स मिलेंगे जिनका खाता ही नहीं खुलता, किसी का मैथ्स में खाता नहीं खुलता, किसी का केमिस्ट्री में, किसी का फिजिक्स में, तो ये तो बहुत मिल जाएंगे। तो इसलिए देखो ये क्वेश्चन जो आईआईटी का पूरा चीज है वो इसी क्वेश्चन पे डिपेंड कर रहा है। तो ये क्वेश्चन कि कितना कम चांस है तुक्के लगा के जा सकते हो। तो तुक्के से इसलिए आईआईटी में नहीं जा सकते, पैसे वैसे वहां चलते नहीं है, पैसे से कोई आईआईटी में नहीं जाता, बाकी चीजों की तरह नहीं है ये। तो इसलिए आईआईटी एक बहुत शानदार चीज बनी हुई है अभी भी। क्लियर है क्या? तो यहाँ पे एक ही तरीका है, मेहनत करो और सोचने का तरीका सीखो तो ही जा सकते हो। ये फिर से एक शानदार क्वेश्चन, फाइंड नंबर ऑफ 7 डिजिट नंबर्स, फाइंड नंबर ऑफ 7 डिजिट नंबर्स दैट कैन बी फाउंड विदाउट यूजिंग 0 विच आर डिविजिबल बाय 3। 7 डिजिट का नंबर बनाना है, किसको यूज करके, 0 को नहीं यूज करना, तो किसको यूज करेंगे, ये तक, इसको यूज करके बनाना है। और डिविजिबल होना चाहिए किससे, 3 से, और रिपीटेशन ऑफ डिजिट्स नॉट अलाउड, रिपीटेशन अलाउड नहीं है। 3 से डिवाइड होना चाहिए और 0 ले नहीं सकते, 7 डिजिट का लेना। तो इसको देख के आपको किसी की याद आ रही क्या? पहले एक छोटा सा क्वेश्चन किया था अपन ने, याद हो तो, अरे किया था ना कि 5 डिजिट्स दिए थे मैंने, और फिर मैंने ये पूछा था कि कितने 4 डिजिट के नंबर्स बनाए जा सकते हैं जिनमें किसका डिवाइड हो रहा हो, 3 का।
और 3 की डिविजिबिलिटी टेस्ट अपने को पता है, कोई दिक्कत नहीं है ना उसमें, सम ऑफ डिजिट्स में 3 का डिवाइड होना चाहिए। और इंटरेस्टिंग बात ये 9 का भी यही होता है क्या, अगर कोई नंबर 9 से डिवाइड होता है तो क्या होता है 9 से डिवाइड, कि सम ऑफ डिजिट्स है वो 9 से डिविजिबल होना चाहिए। तो 3 और 9 की डिविजिबिलिटी टेस्ट याद रखना, और इस क्वेश्चन को आप किसके लिए रिपीट कर सकते हो, 9 के लिए। तो अब अपन 3 के लिए करते हैं। तो 3 के लिए देखो, 9 के लिए ये थोड़ा इजी हो जाएगा। फाइंड ए नंबर ऑफ 7 डिजिट नंबर्स दैट कैन बी फॉर्म्ड विदाउट यूजिंग 0 विच आर डिविजिबल बाय 3। 3 से डिविजिबल होने आपको क्या करना है, एक 7 डिजिट का नंबर बनाना है। 1 2 3 4 5 6, तो 7 डिजिट हो गया, 7 डिजिट हो गए। तो 7 डिजिट का नंबर बनाना है और वो 3 से डिविजिबल होना चाहिए। तो क्या सोचोगे, सोचो सोचो सोचो, बहुत शानदार चीज है। और क्वेश्चन दिख रहा होगा, एडवांस कैटेगरी का एवरेज क्वेश्चन है, तो हल्के में मत लेना। क्या करोगे, अब क्या करोगे, तो तुम सोचो कि मेरे को इनमें से पहले तो 7 डिजिट लेने, फिर मैं नंबर बनाऊंगा। तो मतलब है यहां से भाई, अब देखो रिपीटेशन तो है नहीं, मतलब इनमें से अपने उसमें क्या किया था याद है ना, थोड़ा थोड़ा याद आया, अरे 4 डिजिट लेने थे, याद आया, ठीक है। तो इसका मतलब यहां क्या करने हैं अपने को, 7 डिजिट्स लेने हैं, 7 डिजिट्स अपने को सेलेक्ट करने हैं। तो इनमें से कौन से 7 करें, और सेलेक्ट ऐसे करने हैं कि सम में किसका डिविजिबल हो जाए, इनका सम डिविजिबल बाई 3, मतलब उसमें डिविजिबल बाई 3, मतलब सम में 3 का डिवाइड हो जाए, सम में 3 का डिवाइड हो जाए। तो अब 7 डिजिट लेने जाओगे ना तो नानी याद आ जाएगी। 9 में से 7 लेना बहुत मुश्किल काम हो जाएगा। तो इसलिए थोड़ा सा उल्टा सोच लो। जब मैंने बोला था सीधा काम नहीं हो रहा हो तो उल्टा सोचो, अरे सीधी अंगली से जानते ना, हाँ ठीक है। तो उल्टा सोचो, क्या 7 डिजिट लेने थे तो मैं ये बोल दूंगा 9 डिजिट थे, 2 डिजिट छोड़ने, गया 2 डिजिट्स छोड़ने, 7 लेने थे तो ये बोल देंगे 9 में से 2 छोड़ने। तो अब काम आसान हो गया, 2 छोड़ना बहुत आसान है, अरे 2 तो छोड़ देंगे ना कोई से भी। तो इसलिए ये देखो, अब बात क्या है, जो 7 डिजिट्स लेने हैं उनका सम किससे डिविजिबल होना है, ये 3 से। और टोटल सम कितना है, टोटल अभी सम कितना है इसका, 1 से लेकर 9 तक जोड़ लो कितना है, ये तो आसान है सबको, 45। नहीं कुछ बोलोगे तो नहीं यार, लिख के जोड़ लेना जिनको नहीं आ रहा। तो 45 अभी सम है, और 7 डिजिट्स लेने जिनका सम भी डिविजिबल बाई 3 होना चाहिए। तो अब मुझे ये बोलो, अगर देखो ये अभी जो सम आ रहा है वो डिविजिबल बाई 40/3 है, 3 से डिवाइड हो रहा है, और जो 7 डिजिट्स का सम है वो भी 3 से डिवाइड। तो क्या मैं ये जो छोड़ रहा हूं इनका सम भी 3 से डिविजिबल होगा क्या, समझ भाई, ये वाला बात आपको समझ में आती है, सीधी आई तो अच्छी बात, नहीं तो दूसरा तरीका देखेंगे। देखो जो टोटल सम था वो 3 से डिविजिबल था, और जो 7 डिजिट्स लेने थे उनका सम भी 3 से डिविजिबल होना चाहिए था। क्यों, ऐसे ही तो 7 डिजिट्स लेने जिनसे अपन नंबर बनाने वाले, अरे नहीं तो वो डिविजिबल बाई 3 नहीं आएगा। तो जो 7 डिजिट्स थे उनका सम 3 से डिविजिबल था। अब जो 2 डिजिट्स हटाने हैं तो उनका सम भी डिविजिबल बाई 3 आएगा क्या, क्यों आएगा, तो चलो उसको समझ लेते हैं। मान लो इनका सम a था, इनका सम b था, तो a प्लस b का सम कितना होगा, 45 ही होगा क्या भाई, 2 डिजिट्स ये और 7 ये, इन सब का सम कितना 45 होगा। तो b की बात करनी है अपने को, b की तो 45 माइनस a, बताओ 45 3 से डिविजिबल बाई, और a भी 3 से डिविजिबल बाई है, a में भी 3 का भाग जाता है और 45 में भी 3 का भाग जाता है, मतलब इस वाली साइड में 3 का डिवाइड हो रहा गया। तो बताओ ये साइड भी पक्का 3 से डिवाइड होगा क्या, ध्यान से देख लो, ये साइड 3 से डिवाइड हो रहा है तो ये भी होगा क्या, हो गई। तो इसका मतलब जो छोड़ने हैं उनका सम भी किसी डिविजिबल होना चाहिए 3 से। तो अब अपना काम बहुत आसान हो गया कि जो 2 डिजिट्स छोड़ने हैं उनका सम डिविजिबल बाई 3 होना चाहिए, मतलब ऐसे 2 डिजिट्स इनमें से छोड़ने हैं जिनका सम किससे डिवाइड हो जाए 3 से। तो इस काम को करना है, तो सबसे पहले तो ये छोड़ने वाला काम करते हैं, नंबर तो अपन बना लेंगे। तो सबसे पहले छोड़ते हैं। अब कैसे 2 नंबर्स को यहां से निकालें, तो कौन कौन से नंबर्स को छोड़ सकते हैं जिनका सम डिविजिबल बाई 3 हो। तो 2 नंबर्स ऐसे आपको यहां से छोड़ने हैं जिनका सम 3 से डिविजिबल, इसको ध्यान से देख लो। अब कैसे कर सकते हैं इस काम को, तो 2 तरीके। पहला तरीका जो एकदम बेसिक है, बच्चों को समझ में आएगा। तो देखो एक के साथ क्या क्या छोड़ सकते हैं मुझे तो ये बताओ। एक लिया मैंने पहला, तो एक के साथ रिपीटेशन तो है नहीं, एक का तो कोई कहानी नहीं। एक के साथ किसको, 3 को, 2 को छोड़ सकता हूं क्या मैं, एक के साथ 2,
एक और दो छोड़ा तो इनका सम कितना बचे, 1 + 2 3, और इसमें 3 का डिवाइड हो रहा है मतलब एक और 3 को, एक और 2 को छोड़ सकते हैं। अब एक और 3 को छोड़ सकते हैं क्या, एक के साथ 3 लिया तो मैंने एक तो एक लिया, एक 3, तो इसका सम कितना है 4। इसमें किसका भाग नहीं जा रहा, 3 का, तो इसको नहीं छोड़ सकते। एक के साथ 4 छोड़ सकते हैं क्या, तो ये भी नहीं आ रहा। एक के साथ कौन छोड़ सकते हैं, 5 छोड़ सकते हैं क्या, एक के साथ 5, देखो 6 इसका सम डिविजिबल है। तो ऐसे, तो फिर एक के साथ 6 नहीं, एक के साथ 7 नहीं, एक के साथ 8 बिल्कुल, एक के साथ 9 नहीं। तो मतलब एक के साथ क्या क्या छोड़ सकते हैं फाइनली, 1 2 1 5 और 1 8। ऐसे ही अब 2 के साथ कर लेते हैं भाई। एक के साथ अपने देख लिया किस किस को छोड़ सकते हैं। अब 2 के साथ, तो 2 के साथ एक की तो बात नहीं करेंगे, पीछे वाला नहीं, पीछे वाला तो काउंट हो चुका आपने अभी 1 2। तो ऐसा इसीलिए कर रहे हैं कि सिस्टमेटिक, पहले मैंने एक के साथ देख लिया, अब मैं किसके साथ देख रहा हूं, 2 के साथ। दो के साथ 3 को छोड़ सकते हैं या नहीं, 2 और 3 तो 5 हो जाएगा। 2 के साथ किसको, 4 को। 2 के साथ 5 को नहीं, 6 को नहीं, 7 को। 2 और 7 9, 8 को नहीं, 9 को नहीं, तो ये इतना ही आएगा। 3 के साथ 4 को नहीं, 3 के साथ 5 को, 3 के साथ 6 को, और आगे 3 के साथ 7 को नहीं, 8 को नहीं, 9 को, और ऐसे ही 4 के साथ 5 को, 4 5 9 है, और फिर 4 के साथ 4 6 नहीं, 7 नहीं, 8 4 8 4 12, तो ये हो गया। फिर 5 के साथ 6 को नहीं, 7 को नहीं, 7 को कर सकते हैं, 5 7 12, और फिर 8 को नहीं, 9 को नहीं, तो फिर 6 के साथ 7 नहीं, 6 के साथ 8 8 6 14 नहीं, 6 के साथ 9 को ही छोड़ सकते हैं, 6 के साथ 9 को, 6 के साथ 9 को, और कोई नहीं आएगा, 7 भी नहीं आएगा, 8 भी नहीं आएगा। अब 7 के साथ 8 को, 7 के साथ 8 को छोड़ सकते हैं, 7 और 8, 7 के साथ 8 को, और 9 को नहीं, और 8 के साथ 9, तो वो तो आएगा नहीं, और ऐसे ही 9 के साथ तो किसी को ही नहीं, तो ये, तो इसलिए आगे से आगे गिनते गए अपन, आगे से आगे गिनते गए, कितने आगे, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो 12 वेज हो गए। इन 2 डिजिट्स को छोड़ने के कितने वेज हो गए, 12 वेज हो गए। तो एक तरीका इनको छोड़ने का ये था। तो आप अगर 2 डिजिट्स को आपको छोड़ना है तो कितने तरीके से छोड़ सकते हो, 12 वेज से। कब, जब उनका सम किससे डिविजिबल हो, 3 से। तो 12 वेज आपके पास आ गए। तो उन डिजिट्स को तो छोड़ दिया गया, अब अपना काम पूरा करना है, तो क्या करना है आपने, वो नंबर भी बनाना है। अब अपने पास जो डिजिट्स आए हैं, जो डिजिट्स 7 डिजिट्स बचे हैं, उसमें किसका डिवाइड होगा, उसमें किसका डिवाइड हो रहा है, 3 का। देखो जो 7 डिजिट्स बचे हुए हैं उनके सम में किसका डिवाइड हो रहा है, 3 का, और उन डिजिट्स में कोई जीरो तो है नहीं। तो बताओ ये 7 अंकों की संख्या कैसे बना सकते, पहले वाले में 7 ही डिजिट है, तो पहले वाले को भरने के 7 तरीके, इसको भरने के 6, क्यों, एक डिजिट तो गया यहाँ पे भर दिया, तो अब 6 5 4 3 2 1। तो ये तो अपन नंबर बनाए और ये उसको छोड़ा, तो अपना काम पूरा कब होगा, अपना काम पूरा कब होगा, जब आप पहले तो उन नंबर्स को छोड़ोगे, तो 12 तरीके, एंड उसके बाद ही तो नंबर बनाने पे आओगे। आपको क्या करना है, वो नंबर छोड़ने भी है, उसके बाद नंबर बनाने भी है। तो ये तो हुआ छोड़ने के तरीके, 12 वेज, और इनटू नंबर बनाने के वेज 7 6 5 4 3 2। और ये अगर किसी ने देखा है बेसिक वाला वीडियो तो समझ में आ रहा होगा, 12 इंटू इसको अपन क्या 7 फैक्टोरियल लिख सकते हैं, बाकी तो नहीं देखा तो कोई दिक्कत नहीं, यही आंसर है अपना, ठीक है क्या। तो ये आंसर एक वे से मैंने इसका आंसर निकाल दिया है, एक वे से। अब मैं जो बताने, ये तो समझ में आ गया ना, पहले 2 डिजिट्स को छोड़ा फिर नंबर बनाया। अपना काम कंप्लीट कब होगा, जब ये छोड़ भी देंगे और नंबर भी बना देंगे, तो दिस इंटू दिस, तो ये अपना आंसर होगा। क्लियर है ये बात, तो ये अपना आंसर होगा। अब इसी काम को जो ये वाला किया था ना मैंने, 2 डिजिट्स को छोड़ना था, इसी काम को अपन दूसरे तरीके से कर सकते हैं, वो भी काफी इंटरेस्टिंग वे है। तो देखिए, तो अपने को 1 2 3 से लेके 9, इनमें से कितने डिजिट्स को छोड़ना है, 2 को छोड़ना, और उनका सम डिविजिबल बाई 3, सम डिविजिबल बाई 3, सम 3 से डिवाइड हो जाना चाहिए। ऐसे 2 डिजिट्स को छोड़ना है जिनका सम। तो अब ऐसा जब क्वेश्चन आता है ना, तो अपन क्या सोचते हैं, एक चीज है, हो सकता है आप पहली बार सुन रहे हो कि 3 के रेस्पेक्ट में कितने टाइप के नंबर्स अवेलेबल होते हैं। 3 के रेस्पेक्ट में, मैंने क्या बोला, 3 के रेस्पेक्ट में कितने टाइप के नंबर्स होते हैं, मतलब सर रेस्पेक्ट में कैसे, रेस्पेक्ट का मतलब ये हुआ कि अब जिस किसी नंबर में आप 3 का डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या आएगा,
इससे पूरा पूरा डिवाइड जा सकता है तो रिमाइंडर 0 आ सकता है, और क्या आ सकता है, रिमाइंडर 1 आ सकता है सर, और क्या आ सकता है, 2 भी आ सकता है सर। क्या कभी किसी नंबर में 3 का डिवाइड करोगे तो 3 रिमाइंडर आ सकता है क्या, नहीं। तो रिमाइंडर्स क्या क्या आ सकते हैं, 0, 1, 2। तो अगर किसी नंबर में आप 3 का डिवाइड कर रहे हो तो रिमाइंडर्स 0, 1 और 2। तो इसलिए एक नंबर्स तो होंगे 3 के रेस्पेक्ट में, 3 के रेस्पेक्ट में पॉसिबल नंबर्स, तो वो क्या होगा, 3n, और एक 3n+1 और एक 3n+2। और कभी आपको ये लिखा हुआ दिखे 3n, तो क्या बोलोगे आप, 3n लिखा हुआ मिले, इसका मतलब क्या है कि वो नंबर 3 से डिविजिबल है। यहाँ पे भाई n बिलोंग्स टू i है, n इंटीजर है, तो वो नंबर किससे डिविजिबल है, 3 से। 3n+1 लिखा हुआ मिले तो क्या बोलोगे कि उस नंबर में जब 3 का डिवाइड किया गया तब कितना रिमाइंडर बचा, 1। 3n+2 का मतलब जब उस नंबर में 3 का डिवाइड किया गया तो कितना बचा, 2। तो इसके कुछ एग्जांपल्स ऐसा, तो 3 और 6, 9 ऐसे करते जाओ। इसका कुछ एग्जांपल्स 1, 4, 1, 4 और कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और कितना देखो 7, तो 1 डिवाइड बचे। ऐसे इसके सर 2, देखो 2 में करो, और 5, 3 का डिवाइड करो, 2 रिमाइंडर आएगा, और कितना 8। तो ऐसे भी आगे भी चलता जाएगा। तो अगर अपन 3n का बात करें, 3n का बात करें तो क्या कि ऐसे कुछ नंबर्स होंगे, ऐसे कुछ नंबर्स होंगे, ऐसे कुछ नंबर, यही नंबर होंगे। अगर 3n के रेस्पेक्ट में अपन अपने जो नंबर्स हैं उनको डिवाइड करें तो यहाँ से कितनी 3 अलग अलग सीरीज बनेंगी, कि कुछ नंबर्स जो 3 से डिवाइड हो जाएंगे, कुछ नंबर्स जिनमें 3 का डिवाइड करने में 1 से एसपल, कुछ का 2। क्लियर है, ये बात तो क्लियर है। अब मुझे ये बताओ, अपने को जो 2 नंबर चाहिए थे ना, अपने को जो 2 नंबर चाहिए थे उनका सम किससे डिविजिबल होना चाहिए, 3 से। 2 नंबर जो चाहिए थे और अपने को तो यही डिजिट्स थे क्या, तो आगे के काम तो मिटा देते हैं अपन, अपने तो यही डिजिट्स दिए हुए थे क्या, तो ठीक है। अब इन 3 टाइप की सीरीज हो गई है। अब मेरे को ऐसे 2 नंबर चाहिए जिनका सम 3 से डिविजिबल हो जाए। तो या तो मैं क्या कर सकता हूं कि दोनों के दोनों ही नंबर कहां से ले लूं, यहां से, बोथ नंबर्स फ्रॉम 3n। अगर मैं दोनों के दोनों ही नंबर इससे ले लूंगा, जैसे एक नंबर ये लिया और एक नंबर ये लिया, तो इनका सम करो कितना आ रहा है, 9। या ऐसे कर लो भाई, 3n वाली सीरीज का नंबर है तो इसमें से आप 2 नंबर लोगे तो क्या आएगा, एक 3n + 3n, तो उनका सम क्या आ जाएगा, 6n। वो तो किससे डिवाइडेबल, 3 से, पक्का ही डिविजिबल होगा क्या, 3 से। तो अगर आप दोनों ही नंबर इससे लेंगे तो पक्का वो उसमें किसका भाग जाएगा, 3 का। तो इसमें से 2 नंबर कैसे ले सकते हैं आप, तो देखो अभी जो अपन अभी तक जो जानते हैं वो क्या जानते हैं, ये जानते हैं कि इस 3 के साथ क्या 6, इस 3 के साथ क्या 9, या फिर इस 6 के साथ क्या 9। तो यही 3 तरीके होंगे क्या। या फिर आप बोलोगे सर इसमें से क्या हम 2 नंबर ले लें तो उसमें 3 का डिवाइड होगा क्या, तो इसमें से 2 नंबर लेके देख लो, इन दोनों को ऐड करो, 1 और 4, 1 और 4 मतलब 5। तो 5 में 3 का डिवाइड तो नहीं होता, मतलब नहीं ले सकते। और वैसे देखो इसमें से 2 नंबर ले लोगे तो क्या आएगा, 3n+1 + 3n+1। अगर इसमें आप 3 का डिवाइड, ये 6n+2 हो गया, तो इसमें 3 का डिवाइड तो नहीं होगा, तो मतलब यहाँ से नहीं ले सकते। क्या यहाँ से 2 नंबर ले सकते हैं, नहीं, क्योंकि इनसे 2, इसका सम 7 है, उसमें भी 3 का, तो यहाँ से भी, और वो यहाँ से भी समझ सकते हैं 3n+2 3n+2। तो देखो यहाँ 6n+4 हो गया, तो इसमें भी डिवाइड नहीं होता 3 का। तो ये बात क्लियर है। तो यहाँ से 2 नंबर नहीं ले सकते, यहाँ से 2 नंबर। अब क्या चॉइस है कि सर एक नंबर इसमें से ले लें, एक इसमें से, तो देखो इसमें से और इसमें से लोगे तो भी बात नहीं बनेगी आपकी, इसमें से और इसमें से लोगे तो भी बात नहीं बनेगी। अपन ऐसा लोगे तो बात बन जाएगी, एक नंबर इसमें से, एक नंबर इसमें से। क्यों, क्योंकि देख लो ना, इन दोनों को ऐड करके देखो, इसको और इसको, क्या 3n+1 + 3n+2, तो इसका क्या हो गया 6n+3। तो देखो इसमें किसका डिवाइड हो रहा है बच्चे, 3 का डिवाइड हो रहा है क्या, तो इसमें 3 का डिवाइड हो जाएगा। कि मतलब है एक नंबर तो हम इसमें से ले सकते हैं, एक इसमें से। तो फिर अब इनको ऐड, देखो ऐड करके देख लो, किसी को भी ऐड कर लो, 7 2 को ऐड कर लो, 7 5 को, 7 8 को, किसी को भी। तो एक इसमें से लो, एक इसमें से, तो उसमें फिर क्या होगा, 3 का डिवाइड होगा। तो क्या करोगे, 1 फ्रॉम, थोड़ा अच्छा तरीका भी बताएंगे, 1 फ्रॉम 3n+1 एंड अदर फ्रॉम 3n+1। तो कितने वेज, देखो इससे एक नंबर लेना है, इससे एक नंबर, तो 1 के साथ 2, या 1 के साथ 5, या 1 के साथ 8, या फिर 4 के साथ
देखो इस 4 के साथ 2, या फिर 4 के साथ 5, या फिर 4 के साथ 8, या फिर 7 के साथ 2, या 7 के साथ 5, या 7 के साथ 8। देखो ये कितने तरीके आ गए, 9 वेज आ गई है, 1 2 3 और 3 6 और 3 9, और 9 यहाँ पे आ गए थे, सॉरी 3 वे यहाँ पे आ गए। तो टोटल वे कितने आ गए, 9, 3 यहाँ और 9 यहाँ, तो टोटल वेज कितने आ गए, टोटल वेज कितने आ गए 9 + 3, या तो ये ले लो या तो ये, तो 9 + 3 तो 12, और यही अपन ने पिछले निकाला था क्या, यही पीछे निकाला था क्या। तो ये एक बहुत जनरलाइज कंसेप्ट है जिसका इस टॉपिक में अपन 4-5 बार यूज कर रहे होंगे और अलग अलग टाइप से यूज कर रहे होंगे। तो एक चीज जो अभी अब सर है ना वो पहले वाला समझ में आ गया, इसको छोड़ दें क्या भाई, ये भी अपने आप में एक कंसेप्ट है, बहुत अच्छा कंसेप्ट है, तो इसका कम से कम 4-5 बार यूज करेंगे, तो इसको भी सीखो, बिल्कुल सीखो, क्लियर है क्या। तो और सर ये समझ में तो नहीं आया तो एक बार ध्यान से देखो, और क्वेश्चंस भी आएंगे इसके, जब और समझेंगे, ठीक है क्या। तो इसी क्वेश्चन का दूसरा पार्ट करने जा रहे हैं। 7 डिजिट का नंबर बनाना है, 0 को यूज करना नहीं है, 3 से डिविजिबल होना चाहिए। इस बार क्या आएगा, रिपीटेशन अलाउड। इस बार क्या कर दिया कि यूज तो यही करने, पर इस बार रिपीटेशन अलाउड कर दिया। तो अब तुम छोड़ने वाली बातें सोच सकते हो क्या, कैसे, कितने को छोड़ेंगे, रिपीटेशन अलाउड है ना इस बार तो ऐसे भी नंबर बन जाएंगे 3 3 3 3, ऐसे भी नंबर बन जाएंगे 6 6 6 6, बहुत नंबर्स बन जाएंगे इस बार तो क्या बन जाएंगे, बहुत नंबर्स बन जाएंगे इस टाइप से। तो इसका मतलब है, सोच के देखो, तो वो छोड़ने वाला काम तो काम नहीं आएगा, तो छोड़ने वाला तब था जब रिपीटेशन नहीं था। तो अब क्या करें, बहुत गजब का क्वेश्चन है, दिख रहा होगा, एडवांस कैटेगरी का एवरेज क्वेश्चन है। तो करे तो क्या करें, पहली बार में कर पाएंगे क्या, बहुत मुश्किल। हाँ पर एक तरीका आप सोच सकते हो कुछ लोग, वो मैं लास्ट में बताऊंगा, बहुत खतरनाक तरीका भी है, उसको भी आप कर सकते हो, वो लास्ट में बताया जाएगा। पर बाकी प्रॉपर तरीका जो है वो सोच सकते हैं, तो सोच तो सकते हैं, पर थोड़ा सा अपना लेवल बहुत खतरनाक, मतलब कई बार क्या होता है ना, देखो भाई कई बार अपने दिमाग में आ जाता है, पर मोस्ट ऑफ द टाइम पहली बार ये दिमाग में नहीं आना चाहिए। मैंने क्या किया, मेथड 1 बता रहा हूं कि यहां मैंने भरना शुरू किया, कितने डिजिट्स भरने थे, 7 डिजिट का, यहाँ 3 4 5 6, तो 7 डिजिट हो गया। मैंने भरना शुरू किया, इसमें 9 तरीके, 1 से 9 तक डिजिट है, 0 तो है नहीं मेरे पास, तो 9 तरीके, फिर रिपीटेशन है तो इसके भी 9, इसके भी 9, इसके भी 9, इसके भी 9, इसके भी 9। अब इसको अगर भर दिया तो फिर तो टोटल नंबर्स बन जाएंगे भाई, वो 3 से डिविजिबल कैसे है, वो तो नहीं हो पाएगा ना। अगर आपने इसको सीधा ही भर दिया तो फिर तो पता ही नहीं चलेगा ना वो 3 से डिविजिबल है कि नहीं। तो मैंने यहां तक भरा और फिर रुक गया कि रुक कुछ करते हैं, तो वो कुछ क्या है, यहां तक बिना सोचे समझे भर के आ जाओ, यहां तक बिना सोचे समझे भर के आ गया, ये बात क्लियर है। यहां तक बिना सोचे समझे, कुछ भी नहीं सोचा मैंने, सट 9 तरीके से भरते। अब देखो यहां तक जो डिजिट्स आए हैं, ये जो 6 डिजिट्स है, इनका सम, और इनके सम की बात करें अपन किसके रेस्पेक्ट में, 3 के रेस्पेक्ट में, तो इनका सम कैसा कैसा रह सकता है, या तो वो 3n टाइप का रहा होगा, इन यहां तक जो भी आपने डिजिट्स फिल करे हैं, यहां तक जो भी डिजिट्स फिल करे हैं उनका सम या तो 3n, या तो 3n + 1, या तो 3n + 2। क्यों 3 के बारे में बातें कर रहे हैं अपन, क्योंकि 3 से डिविजिबिलिटी का टेस्ट करना है। तो ऐसे ही 3 नंबर्स, इनके सम, यहां तक का सम या तो ऐसा आया हुआ, या तो ऐसा, या तो ऐसा। अगर यहां से यहां तक का सम ऐसा आया तो मैं लास्ट वाले प्लेस में क्या रखूं कि ये पूरा ही किससे डिविजिबल हो जाए, पूरा ही किससे डिविजिबल हो जाए, किससे हो जाए, 3 से। तो देखो यहां से यहां तक का जो सम आया उसमें तो 3 का डिवाइड हो ही रहा था क्या, पूरा, तो यहां क्या रख सकता हूं, यहां पे 3 6 9। गौर से देखो, अगर भाई यहां से यहां तक 3n आ रहा था, मतलब इसमें तो 3 का डिवाइड हो गया था, तो इसमें भी 3 का डिवाइड होना पड़ेगा क्या, तभी तो इस पूरे में 3 का डिवाइड होगा। तो इसलिए इनका सम 3 से डिवाइड हो चुका था, तो यहां पे मैं क्या लिखूंगा, 3 6 9। अगर यहां से यहां तक का जब सम किया उसमें रिमाइंडर कितना आ रहा है, 1, 3 से डिवाइड किया 1 रिमाइंडर आ रहा है, तो यहां मैं कैसे रखूंगा, ऐसे नंबर से रखूंगा, 2 फिर 5 फिर 8, 2 5 8।
तो देखो इसमें जब आप 2 जोड़ोगे भाई यहां तक के डिजिट का सम तो क्या है 3n+1, और यहाँ पे आपने 2 भरा, तो इसमें जब 2 जोड़ोगे तो क्या आएगा 3n+3, तो उसमें 3 का डिवाइड होगा क्या, बिल्कुल होगा। और अगर आप इसमें 5 भी जोड़ोगे तो भी होगा 6। तो मतलब अगर ऐसा डिजिट्स का सम ऐसा आया है यहां से यहां तक, तो इसको फिल करने के ये ऑप्शन है। अगर ऐसा आया है तो फिर फिल करने के 1 4 और 7, ये वेज है क्या 1 4 7। तो अब एक बात ध्यान से सुन के मुझे ये बता दो कि इस वाले प्लेस को भरने के कितने ऑप्शंस है, इस वाले प्लेस को भरने के कितने ऑप्शंस है, 3 की 9 की 6। इस वाले प्लेस को भरने के कितने ऑप्शंस है। तो देखो यहां से यहां तक का सम कुछ भी आए, चाहे ये आए ये आए ये आए, इस प्लेस को भरने के तरीके देखो, इस टाइम भी 3 है, इस टाइम भी 3 है, इस टाइम भी, तो 3 वेज है क्या। मतलब ये डिपेंड ही नहीं कर रहा चीजों पे कि यहां तक का सम क्या आया। देखो ये आए ये आए ये आए, इस प्लेस को फिल करने के तो 3 ही वेज हैं। हाँ ये बात अलग है कि अपन इस टाइम ये भरेंगे, इस टाइम ये भरेंगे, इस टाइम ये भरेंगे। पर मैं अगर आपको सीधा सीधा पूछूं कि यहां तक मैंने फिल करके आ गया, मेरा सम कुछ आया, तो तुम ये बताओ मेरे को यहां फिल करने के कितने तरीके, तो तुम क्या बताओगे सर 3 ही तरीके। किसी भी केस में चले जाओ 3 ही तरीके। तो मतलब यहाँ वाले को फिल करने के कितने 3 ही वेज, तो कितना आ गया आंसर, कितना आ गया आंसर, कितना आ गया 9 की पावर 3 इंटू 9 की पावर 6, 3 इंटू 9। अरे भाई इसको मल्टीप्लाई तो कर ही दोगे, ये था। अब इसमें कई बच्चों को थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है कि सर ये 9 क्यों नहीं लिखा सर आपने, तो जो समझ गए वो तो बहुत अच्छे कि मेरा यहां से यहां तक का सम क्या आया है उस पे आगे वाले डब्बे को भरने के तरीके डिपेंड नहीं कर रहे। क्यों, क्योंकि तीनों ही बार इसको भरने के 3 ही तरीके, क्या इसको भरने के कितने 3 ही तरीके। वो सिनेमा हॉल वाला याद आया कि इस साइड से इंटर करें या साइड 2 से इंटर करें, साइड 3 से इंटर करें, कितना खतरनाक कंसेप्ट था, कितना खतरनाक कंसेप्ट था, याद आया ये। अरे सिनेमा घर में किधर से भी इंटर करो, वो एक साइड से इंटर कर रहे हैं, बाकी साइड से निकलना हो। अरे आ रहा होगा एंट्री एंड एग्जिट अपोजिट साइड। अच्छा अरे सर हमने देखा ही नहीं, कहाँ पढ़ाया आपने, ये पहला लेक्चर देखो जाके ना। तो ठीक है ये आ गया। अब इसको समझने में दिक्कत आई तो फिर मैंने बोल दिया, मान लो जिनमें सम यहां से यहां तक जिन नंबर्स का सम 3n आ रहा है, जिन नंबर के डिजिट्स का सम 3n आ रहा है, वो नंबर्स का नंबर क्या है K1 ऐसे नंबर्स है जिनके डिजिट्स का सम यहां से यहां तक, जिनके डिजिट्स का सम क्या है 3n, और K2 ऐसे नंबर्स हैं जिनके डिजिट्स का सम यार है, और K3, मतलब मैंने क्या बोला, यहां से यहां तक अपन फिल करके आए थे, तो इनमें से कुछ नंबर्स ऐसे होंगे जिनके डिजिट्स का सम 3n आ रहा होगा, कुछ नंबर्स उनको मैंने K2 मान लिया कि 3n+1। तो यहां से यहां तक की बात हो रही है। तो बताओ मुझे K1 + K2 + K3 कितना होगा। जब अपने यहां से यहां तक भरा था तब कितने 9 की पावर 6, तो ये 9 की पावर 6। अब इसी चीज को मैं दूसरे समझाता। अब तुम बोलते सर यहां से यहां तक देखो, जो K1 नंबर, कुछ नंबर्स है K1 जिनका सम यहां तक आ गया 3n, तो K1 यहां तक 3n सम आ गया, तो K1 नंबर्स इनटू, अब इस वाले प्लेस को भरने के कितने वेज हो गए, इस वाले देखो यहां से यहां तक तो भर के आ चुके थे, ये तो कितने तरीके आ रहे थे K1 तरीके। अब अगर सम 3n आया तो इसको भरने के कितने तरीके 3, तो K1 × 3, या फिर उनका सम कैसा रहा होगा 3n+1। तो यहां से यहां तक फिल करने के तरीके K2 थे, इनटू अब इसको भी भरना है तो इस टाइम भी इसको भरने के 3 तरीके थे, प्लस K3 × 3। तो देखो 3 कॉमन ले लो, K1 + K2 + K3, और K1 + K2 + K3 का वैल्यू कितना है, K1 + K2 9 की पावर 6, तो 3 × 9 की पावर 6, तो ये आंसर आ जाएगा, ये आंसर आ जाएगा, क्लियर है। तो ये तो इसी को मैंने समझाने का एक दूसरा तरीका कि किसी को ये पता नहीं चला है तो फिर ऐसे मान के कर लो कि ये कुछ नंबर्स ये फिर ऐसा कुछ। और ये थोड़ा सा दिमाग यार, थोड़ा सा ऊपर चलो समझ जाओगे। बाकी बहुत शानदार तरीका तो आना बाकी है। टोटल नंबर्स कितने हैं, मेथड 2, टोटल नंबर कितने बने, टोटल नंबर कितने बने 9 9 9 9, सब जगह 9 9 भरा, 9 की पावर 7,
टोटल नंबर बने 9 की पावर 7। क्लियर है? टोटल नंबर कितने बने? 9 की पावर 7। अब इन नंबर्स में कुछ नंबर तो ऐसे भी रहे होंगे जो 3n टाइप के हो। टोटल नंबर बोल रहा हूं, आप सुनो ध्यान से। 7 डिजिट के टोटल कितने नंबर बने? 9 की पावर 7। कैसे बने? 9 9 9 9 9 फिल कर दिया। इनमें से कुछ नंबर ऐसे हैं जो 3n टाइप के, कुछ नंबर ऐसे हैं जो 3n+1 टाइप के, कुछ ऐसे हैं जो 3n+1 2 टाइप के। अब बात क्या है, जो अपने को डिजिट्स दिए जा रहे थे वो 3 के अबाउट सिमेट्रिक है क्या? कैसे कि इनमें से 3 डिजिट तो 3n+1 टाइप के हैं, 3n+2 टाइप के हैं। ये रहा, देखो 3 डिजिट है, ये 3n टाइप के हैं, ये 3 डिजिट 3n+1, ये डिजिट 3n+2 टाइप के। तो मतलब जो 9 डिजिट्स थे उनमें से 3 डिजिट तो इस टाइप के थे, 3 इस टाइप के, 3 इस टाइप के, मतलब सबके बराबरी नंबर थे क्या? 3n टाइप के, ये 3 डिजिट से इसके ये। अब जब अपन नंबर्स बनाएंगे तो ये जो नंबर्स बनेंगे ये भी बराबर आने चाहिए क्या? मतलब टोटल नंबर आएंगे, उनमें कुछ नंबर ऐसे होंगे जो 3 से डिवाइड हो रहे हैं, कुछ में 1 रिमाइंडर, कुछ में 2। पर मैं तो ये बोल रहा हूं ये तीनों नंबर्स इक्वल होने चाहिए। क्यों? क्योंकि सिमेट्रिकल हो गया क्वेश्चन। कैसे सिमेट्रिकल हो गया? कि इनके डिजिट्स सिमेट्री से आ रहे, और जब नंबर्स बनाएंगे तो भी भेदभाव कोई होगा नहीं। तो मतलब अगर इन नंबर्स का नंबर x है, इनका भी x होगा, इनका भी, मतलब ऐसे नंबर अगर x बने तो ऐसे भी x बनेंगे, ऐसे भी x, मतलब तीनों बराबर होंगे। और इन तीनों का सम कितना होगा? तीनों का सम मिला के कितना? 9 की पावर 7। तो 9 की पावर 7, तो ये आ गया 3x बराबर 9 की पावर 7। इसको x बराबर, एक 9 को अलग कर लो, एक 9 की पावर 6 लिख दो बटा 3, तो ये क्या आ गया? 3 गुणा 9 की पावर 6। यही आंसर आया था क्या? यही आंसर आया था क्या? आपने इतना कुछ किया था, मैं तो इधर से हिला दिया। तो ये बहुत गजब का तरीका, बहुत गजब का तरीका, बहुत ही गजब का तरीका, जब चीजें सिमेट्रिकल हो, जब चीजें सिमेट्रिकल हो कि ये जो नंबर्स बनेंगे उतने ही ये बनेंगे, उतने ही ये बनेंगे, तो मतलब तीनों का सम ये टोटल आएगा। तो फिर तो बाकी तो देखो यार, ये नंबर बराबर थे, तो ये नंबर कितने होंगे? टोटल में 3 का डिवाइड कर दो, ये रहा, टोटल में 3 का डिवाइड कर दो। डिवाइड करना आता होगा आई थिंक, तो कर सकते हैं यार। बहुत ही गजब का क्वेश्चन है, हो सकता है कुछ हिल रहा हो चीजें, हाँ, बाकी ध्यान से देखो, को मजेदार क्वेश्चन है, बहुत ही मजेदार। और सर क्या हमसे हो जाना चाहिए ना? बाकी इस तरीके से तुम दिमाग लगा सकते थे, पर इस तरीके में 2 चीजें हैं, या तो आप लॉजिकल जा रहे हो, जैसे मैंने बताया कि ऐसे ऐसे ये सेम आ रहे हैं तो वो सेम ही बनने चाहिए, या फिर इसे तुक्का लगा रहे हो, तो तुक्के तो देखो नहीं चलने वाले। बाकी अगर लॉजिक से सोचा तो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अरे सर आगे, वेरी गुड वेरी गुड। अब ये एक क्वेश्चन मैंने अलग लिया है, नंबर ऑफ 3 डिजिट नंबर्स ऑफ द फॉर्म XYZ सच दैट ये और ये, एक 3 डिजिट का तो नंबर बनवा रहा है और इतने कंडीशन दे दिए इसने, तो करेंगे। और ये किस कैटेगरी? मेंस कैटेगरी का एवरेज क्वेश्चन है, मतलब मेंस लेवल का क्वेश्चन है। अब 3 डिजिट का नंबर बनाना है, इतनी कंडीशन दे दी, तो करें क्या? अरे एक ही तो नंबर बना के देना है इसको, 3 डिजिट का XYZ इस फॉर्म का नंबर बनाना है। अब इसने फालतू के देखो कितने लफड़े फेल दिए कि x लेस देन y, एक इधर और कंडीशन दे दी z लेस देन। अब ऐसा और ऐसा IIT भी करने लग गया कई बार कि क्या है ना भाई, कंसेप्ट तो कुछ लोग याद कर जाते हैं, तो उनको तो वो चाहिए नहीं ना याद करके आए, तो उनको भी क्या चाहिए कुछ कि बच्चा एग्जाम में कितना सोचे। तो फिर ऐसे क्वेश्चंस बचते हैं जिनमें एक नंबर बनाना था, 2 कंडीशन दे दी, तो इन कंडीशन को कैसे सेटिस्फाई करें? कंडीशंस को कैसे सेटिस्फाई करें? तो ज्यादा कंडीशंस हो तो केस बना लेने चाहिए, ज्यादा कंडीशंस। तो और अभी तक जो पढ़े उसके हिसाब से केस बना के बेस्ट वे है, और इस क्वेश्चन को करने का बेस्ट वे भी केस बना के। पर कुछ जो भयानक इस PNC का यूज कर पाएंगे उनके लिए दूसरा वे भी आ जाएगा, तो वो चीजें तो अपन देख लेंगे बाद में जब अपन सीख जाएंगे PNC। अभी तक के हिसाब से आप केस बना के कर सकते हो। अब केस बनाए तो सबसे पहली बात ये आती, केस बनाए किस पर, क्या केस बनाए? तो देखो इधर भी y इन्वॉल्व है, इधर भी y, तो अगर केस मुझे बनाना ही है तो किस पे बनाऊंगा? y पे, तो y पे केस बनाऊंगा, केस बनाऊंगा y पे सर। वेरी गुड। यूज कौन कौन से डिजिट्स का यूज करोगे? तो वो चीज तो क्रिस्टल क्लियर होगा कि सर 0 से लेके ये चीज का यूज करेंगे और रिपीटेशन लेंगे। रिपीटेशन क्यों लेंगे? कि सर रिपीटेशन लेंगे, कुछ भी नहीं दिया तो नंबर बनाना तो रिपीटेशन से ही बनते हैं नंबर।
विदाउट रिपीटेशन देना होता तो लिखता, कुछ नहीं दिया तो नंबर्स बनते हैं उनमें रिपीटेशन होता है तो इसलिए लेंगे, और ये डिजिट। तो y पे केस बनाओ तो y का वैल्यू 0, अगर y का वैल्यू मैंने 0 रख दिया तो x क्या होगा, उससे छोटा। y का वैल्यू 0 रखो, x उससे छोटा, और x y z तीनों इसी में से लिए जाएंगे भाई। अरे x y z डिजिट है ना, तो इन्हीं वैसे लिखना चाहिए, इसको लिख ही दिया बेचारे ने। 3 डिजिट नंबर है और x y z का फॉर्म है तो वही होंगे, डिजिट्स ही है। तो y 0 है तो x का वैल्यू क्या हो सकता है, 0 से छोटा। यहां पे 0 पुट करो, x लेस देन 0 कुछ होता ही नहीं है ये तब, तो x का वैल्यू आया ही नहीं। अब z का आ भी जाए तो क्या फर्क पड़ेगा, वैसे z का क्या आएगा, 0 यहाँ रखो, z लेस देन और इक्वल टू 0 तो 0 आ जाएगा z का। y का वैल्यू 1 रखा तो y का वैल्यू, तो x इससे छोटा होना चाहिए तो x का वैल्यू 0 आ सकता है, और z का वैल्यू 0 और 1। ये देखो ध्यान से, z है वो 0, y से छोटा या y के बराबर, तो y के बराबर हुआ तो 1 और y से छोटा 0। ऐसे y का वैल्यू 2 तो x का वैल्यू 0 और 1, और z का वैल्यू 0 1 2, y का 3 हुआ तो x का वैल्यू 0 1 और 2, और z का वैल्यू 0 1 2 3, और ऐसे ही y का वैल्यू लास्ट क्या हो सकता है, y का लास्ट वैल्यू 9 हो सकता है, तो x का वैल्यू 0 1 2 अप टू 8, इससे छोटा ही होना पड़ेगा, और z का क्या हो जाएगा 0 1 2 अप टू 9। तो ये चीज है। अब यहाँ पे कितने नंबर बने बताओ, यहाँ पे तो x का वैल्यू नहीं आया तो यहाँ पे तो कोई नंबर नहीं बनेगा, यहाँ पे x का वैल्यू 0 आया। x का वैल्यू अगर आप इसमें 0 रख दोगे इस वाले फॉर्मेट के नंबर में, यहाँ 0 रख दिया, 0 रख दिया, और y का वैल्यू 1 रख दिया, और z का कोई भी वैल्यू रखो 0 या 1, तो ये तो 3 डिजिट का नंबर ही नहीं बना ना। x सबसे पहले लिखा हुआ है तो क्या x का मान 0 पुट कर सकते हैं, अगर आपने x का मान 0 पुट कर दिया तो ये 3 डिजिट का नंबर ही नहीं रहेगा। इसका मतलब x का मान 0 नहीं हो सकता, x का मान 0 नहीं हो सकता, तो 0 को तो काट ही दो, x का मान 0 नहीं हो सकता। तो इसका मतलब यहाँ पे भी कोई नंबर नहीं बना, यहाँ पे भी कोई नंबर नहीं बना। क्लियर है क्या भाई, x का मान 0 तो रख ही नहीं सकते, नहीं तो वो 2। अब बात आते हैं इस केस में, इस केस में नंबर बनाने की कोशिश करते हैं। तो देखो यहाँ पे x के मान, x के कितने चॉइस, x का मान 1 ही रखना पड़ेगा, मतलब यहाँ पे 1 चॉइस, फिर y का मान 2 ही रखना पड़ेगा, मतलब 1। भाई देखो x का 1 ही मान है तो एक तरीका, y का 1 ही मान है तो एक तरीका, z के कितने मान है 3, तो इसको फिल करने का 3 तरीका। ऐसे इसमें आगे तो x के 2 मान, y का तो फिर से 1 ही मान है, और z के कितने मान है, z के तो 4। ऐसे ही आता जाएगा। लास्ट क्या आएगा बताओ, लास्ट क्या है, x के कितने तरीके 8, x के तरीके 8, y का तो 1, और z के कितने तरीके 10 तरीके। तो देखो यहाँ नंबर बना नहीं, यहाँ कितने नंबर बने। अब देखो y तो सब में 1 ही है तो ये क्या हो गया 1 गुणा 3, यहाँ पे क्या हो गया 2 गुणा 4, यहाँ पे क्या होगा y 4 होगा तो इसके कितने केस होंगे 1 2 3, तो 3 तरीके यहाँ होंगे, यहाँ 3 तरीके, यहाँ 1 तरीका, और यहाँ तो फिर 5 तरीके हो जाएंगे, तो 3 5, और लास्ट है 8 गुणा 10। तो ये इतने नंबर्स आएंगे, बस इनको काउंट कर लो। अरे देखो ना मैंने काउंट करके लिख दिया, इन नंबर्स को काउंट कर लो। तो इनको जोड़ना है तो पहले तो पूरे लिखो भाई, 1 2 3 और 4 5 ये सबके लिखो। तो एक तरीका तो था उनको जोड़ने का, सीधा सीधा लिख के जोड़ लो। कैसे, पहले 1 3 आया तो ये 3 नंबर्स बने, फिर 2 4 आया तो ये 8 नंबर्स बने, फिर 3 5 आया तो 15 नंबर्स बने। फिर क्या आएगा देखो 1 1 बढ़ रहा है, ये भी 1 1 बढ़ रहा है, तो ये 4 6, फिर क्या आएगा 5 7, फिर क्या आएगा 6 8, फिर क्या आएगा 7 9, फिर क्या आएगा 8 10, इतना ही है लास्ट में 8 10। तो ये कितना आएगा 24 और 35 और 48 और 63 और 80। तो इन सबको जोड़ लो। एक तरीका था बच्चों की तरह जोड़ दो इनको, इतना ही तो है छोटा सा, जोड़ ही लो ना। 11 15 26, 26 और 24, 26 और 24 50, 50 यहाँ तक आ गए मेरे, 50 आ गए, और इनको भी जोड़ लो यार। 50 और 80 130, 130 और 100, 130 और 230, 230 241, 241 और 276, तो 276। तो ऐसे जोड़ लो। फिर कोई बोलना चाहिए सर ऐसे कोई जोड़ते हैं क्या, थोड़ा और बड़ा आ गया तो सर और बड़ा तो क्या करेगा आप। तो मतलब ऐसे कुछ क्वेश्चंस आते हैं जिनको केस बना के अपन आराम से अगर ढंग से केस बनाए तो लिखा जाएगा। अब दूसरा तरीका ये सीक्वेंस सीरीज से भी आप जोड़ सकते हो। उसका टीएन लिखो, देखो उसका टीएन लिखो, मैं जोड़ने वाला पार्ट बता रहा हूँ। ये
तो इसका Tn आएगा n+2, और n का वैल्यू कहाँ से कहाँ जा रहा है, 1 से 8। n का वैल्यू देखो, n का वैल्यू यहाँ से शुरू हुआ और यहाँ तक जा रहा है, तो 1 से 8। तो इसका SL लिखना हो तो क्या आएगा, सिग्मा Tn मतलब n बराबर 1 से 8 तक, और ये n² + 2 है। अरे ये सीक्वेंस सीरीज का पार्ट है, किसी को आता है तो ठीक है, नहीं मेरी तरह ऐसे जोड़ लेना। तो ये n² 8 n+1 2n+1/6 प्लस 2 × n+1/2, तो ये जोड़ लेना, ये 270 ही आएगा। नहीं आएगा तो सर ने गलत तो नहीं किया है, तो यही आएगा। ठीक है क्या? तो इस क्वेश्चन का आंसर, जैसे ऐसे कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे कि कंडीशन दुनिया भर की दे दी, 3 डिजिट का नंबर पूछ रहा है, तो उस टाइम केस बना के कर देंगे, क्योंकि इसमें ज्यादा पीएनसी के चक्कर में कई बार अपन पूरा क्वेश्चन ही खत्म कर आते हैं, तो इसलिए छोटा मोटा आंसर हो तो निकाल लेना है। क्लियर है? तो ये क्लियर होना चाहिए चीजें। और इस डीपीपी में भी अपने 1-2 ऐसे क्वेश्चंस है जो इसी पे बेस्ड दिए हैं मैंने, कि कुछ और भी चीजें सोचना सीखो, तो कर लेंगे। आई थिंक कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए। ये अपनी डीपीपी है, काफी अच्छे से क्वेश्चंस डाले हुए हैं, कैटेगरी लेवल सब लिखा हुआ है, कर सकते हैं। ये आंसर की है। अब देखो, कोई डीपीपी में डाउट आए, लेक्चर में डाउट आए, फ्री क्लास हो रहा है कितने बजे, 6:15 बजे, उसमें आ सकते हो। उसको ज्वाइन कैसे करना सर, गूगल मीट का कोड ये लिखा हुआ, इसको यूज करो, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फिर भी दिक्कत आए, व्हाट्सएप जीमेल आप कर सकते हैं हमें, बिल्कुल। क्लियर है क्या? और अच्छा लगे तो शेयर कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। इफेक्टिव तैयारी करो।